हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म एंड वियना ट्रीटी। आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। लेट्स स्टार्ट। इस समय जितनी भी कंजर्वेटिव रिज्म थी वो कोशिश कर रही थी अपने पावर को इकट्ठा करने के लिए। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। तो यूरोप के बहुत सारे रीजन में जो ये स्टेट थे, इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड, तो यहाँ पर भी ये जितने भी यहाँ लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे ये भी एसोसिएट यानी एक दूसरे से जुड़ रहे थे रेवोल्यूशन के थ्रू। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. Among were professors, school teacher, clerks and member of the commercial middle class। और रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट लोग, जो कि बिलोंग करते थे मिडिल क्लास से, जो कि एडुकेटेड थे। उसमें से अधिकतर लोग प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और कमर्शियल क्लास से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट अपहेवल जो है, पहला बगावत, वो कहाँ हुआ? फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बारबोन किंग हु हैड बीन रिस्टोर द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 जो नेपोलियन के डिफीट होने के बाद जब कंजर्वेटिव लोगों ने अपने पावर को बढ़ाया या उनका जो रिएक्शन था, उसके बाद जो बारबोन किंग थे उन्होंने अपने पावर को जो इकट्ठा कर लिया था, वर नाउ ओवरथ्रो बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरी। अब लिबरल रेवोल्यूशनरियों के द्वारा उनके पावर को उखाड़ फेंका गया। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एज इट्स हेड। और उन लिबरल जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने अब वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल कर दी और उसका हेड बनाया लुई फिलिप को। ड्यूक मैटरनिच जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे वो बोलते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम पकड़ लेता है। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और जुलाई में जो ये फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, इसकी एक चिंगारी जो है वो ब्रुसेल्स में भी लग गई। बेल्जियम जो है अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। The an event that mobilized the nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। और जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग थी ये पूरे यूरोप में जो एडुकेटेड लोगों में फैलती चली गई, इसी की वजह से स्टार्ट हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ही ग्रीक जो है ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट अमॉन्ग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1821 में स्टार्ट हुआ, और इसको स्टार्ट किसने किया? ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ने ही स्टार्ट किया, इसी की वजह से स्टार्ट हुआ। Nationalists in Greek got support from the other Greek living in exile and also from many Western European who had sympathy for ancient Greek culture। जो नेशनलिस्ट थे ग्रीक के, जो कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे, उनको बहुत दूसरे ग्रीक्स जो कि जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था, जो वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री में रहते थे, उनका भी सपोर्ट मिल रहा था। क्योंकि ये जो बाहर रहने वाले ग्रीक्स लोग थे, इनको बहुत ही सिंपैथी थी अपने एंसेंट ग्रीक कल्चर से। पोइट्स एंड आर्टिस्ट जो थे वो मानते थे क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीक जो है वो पालना है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, इसी वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे स्ट्रगल को अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। इंग्लिश पोएट जो लॉर्ड बैरन थे ऑर्गेनाइज फंड फॉर लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। उन्होंने फंड भी ऑर्गेनाइज किया और बाद में वो युद्ध भी लड़ने के लिए गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि के बाद जो है ग्रीक को एक आज़ाद देश का दर्जा मिल गया। Next topic. The development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion। जो किसी भी इंसान के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ युद्ध से या राज्यों के विस्तार से नहीं होता है।
नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इंसान के अंदर से आती है, जिसमें कि कल्चर, पोइट्री, स्टोरी, म्यूज़िक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चर प्लेड एन important role in creating the idea of nation. Art and poetry, story and music helped express the shape of nationalism feeling. Let us look at romanticism. romanticism क्या है? एक कल्चर मूवमेंट था जो कि डेवलप हुआ particularly फ्रॉम द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के थ्रू। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, जनरली वो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे ग्लोरीफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस, मतलब किसी भी कारण पर और साइंस के ऊपर। दे फोकस्ड, वो किस पर फोकस करते थे? इंस्टेड एन इमोशन, इंट्यूशन एंड मैथिकल फीलिंग, यानी कि भावनाओं के ऊपर, अंतरात्मा की आवाज़ और रहस्यमयी एहसास के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते थे। इसी वजह से देयर अफोर्ट्स वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट, मतलब एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। तो एक कॉलेक्टिव विरासत और एक कॉमन कल्चर के आधार पर एक नेशन बनाया जाए, उनका यही अफोर्ट था कि ऐसे नेशन का एक ऐसा नेशन बनाया जाए जिसमें लोगों की एक कॉमन कल्चर हो और एक कॉमन हेरिटेज यानी विरासत हो। नेक्स्ट है अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम करते हैं कि जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। जर्मन कल्चर को भी कॉमन लोगों में डिस्कवर किया जा सकता है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ये सब जो चीज़ें हैं, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस, ये किसी भी नेशन की आत्मा होती हैं और इन्हीं की वजह से जो है वो नेशनल फीलिंग जो है इंसानों के अंदर आ सकती है। इसके बाद जो है उन्होंने, जॉन गॉटफ्राइड ने, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन सबको इकट्ठा करना और रिकॉर्ड करना, ताकि नेशन एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सके। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just a recover an ancient nation spirit. जो ये मातृभाषाएं हैं या हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, कलेक्शन ऑफ द लोकल फॉकलर, इन सब, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिकवर करेंगी सिर्फ हमारे नेशन की आत्मा को ही नहीं, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। एक मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी कैरी करेगी जो लार्ज ऑडियंस तक जाएगी, जो कि मोस्टली इलिटरेट है। दीज वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के केस में ऐसा देखने के लिए मिला, विच हैज़ बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पोलैंड जो कि बाय द ग्रेट पावर रसिया, पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा पोलैंड का बंटवारा हो गया एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में। उसके बाद भी even though Poland no longer exist as an independent territory, बहुत लंबे समय तक वो आज़ाद टेरिटरी नहीं रह सका, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसने अपने अंदर जो है जिंदा रखा थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। जो पोलैंड था उसने अपनी नेशनल फीलिंग को मरने नहीं दिया कभी भी। तो कैरोल कुरपेंस्की है, उसके एग्जाम्पल हैं, सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेराज, द म्यूज़िक, टर्निंग फोक डांस। इन सब के थ्रू उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। और जो नेशनली सिंबल थे वो थे पोलोनाइज एंड द मुजुर्का। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जिस तरह से कल्चर, फोक सॉन्ग, फोक डांस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में, उसी तरह जो है लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में। आफ्टर रसिया ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वर इम्पोज एवरीवेयर। रसिया ने जब पोलैंड पर कब्जा कर लिया उसके बाद जो है वहाँ से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया पोलैंड से, और सभी जगह जो है रसियन लैंग्वेज इम्पोज कर दिया गया। In 1831 an armed rebel against the Russia rule took place which were the ultimately cross। 1831 में एक विद्रोह भी हुआ जिसे कि दबा दिया गया। Many member of the clergy in the पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज वेपन नेशन रेसिस्टेंस। जो बहुत सारे जो क्लर्गी के मेंबर थे उन्होंने पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
पॉलिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। पॉलिश वर यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सभी जगह जो है पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की जाने लग गई, चर्च गैदरिंग में भी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन जेल, बहुत बड़ी संख्या में प्रिस्ट को, बिशप को जेल में डाल दिया गया। सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी, पनिशमेंट उन्हें दिया गया। रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन, मतलब कि क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज बोलने से इनकार किया था। द यूज ऑफ द पॉलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। इस तरह से पॉलिश लैंग्वेज पोलैंड के लोगों के द्वारा जो है एक हथियार के रूप में यूज हुआ, एक सिंबल के रूप में अपने आज़ादी की लड़ाई के समय। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन 1830 वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। क्या कारण था कि 1830 का समय यूरोप में जो है बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप का समय माना जाता है? ग्रेट मतलब आर्थिक काफ़ी तंगी का समय था ये। तो फर्स्ट रीजन है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन एनॉर्मस इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर यूरोप। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी थी, इस समय यूरोप में बड़ी संख्या में पॉपुलेशन बढ़ी। सेकंड पॉइंट है, इन मोस्ट कंट्री देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने वाले लोग ज़्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट कम था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू द सिटी टू लीव द ओवर क्राउडेड स्लम। थर्ड पॉइंट है ये, बहुत बड़ी संख्या में लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो स्लम था ओवर क्राउडेड हो गया था। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ द चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। बड़ी संख्या में जो छोटे प्रोड्यूसर थे टाउन्स के, वो बहुत ही स्टिफ कंपटीशन का सामना कर रहे थे, क्योंकि मशीन से बने हुए सस्ते सामान जो है की वजह से। दीज वॉज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये जो कंपटीशन था ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में स्पेशली लोगों को देखने के लिए मिला। इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर, बहुत सारे यूरोप में अभी भी वे कुछ जगह ऐसे थे जहाँ अरिस्टोक्रेसी इंजॉय कर रही थी। पीस एंड स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यू एंड ऑब्लिगेशन, और अभी भी जो किसान थे, पीसेंट्स थे, वो जो है बर्डन से दबे हुए थे, फ्यूडल ड्यू एंड ऑब्लिगेशंस के। द राइज ऑफ फूड प्राइजेज, बड़ी संख्या में जो है फूड के दाम बढ़ गए, और अगर फसल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो है वाइड स्प्रेड पेपरिज्म इन द टाउन एंड कंट्री, भूखमरी गरीबी जो है टाउन और शहरों में देखने के लिए मिली। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि किस वजह से 1830 का जो ईयर है क्यों इकोनॉमिक हार्डशिप माना जाता है यूरोप में। Next, the year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the road. 1848 का एक ऐसा साल था जबकि फूड शॉर्टेज हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो फ्रांस पेरिस में जो पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर उतर आई। बैरिकेड्स वर एरेक्टेड, बैरिकेड्स जो है हटा दिए गए। लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, लुई फिलिप को जो है मजबूर कर दिया गया भागने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, नेशनल असेंबली को जो है अब रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ग्रांटेड सफरेज टू द ऑल एडल्ट मेल अबव 21, जितने भी लोग थे 21 साल से बड़े, उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार मिल गया। एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क, सभी को लोगों को राइट टू वर्क ग्रांट किया गया। नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जा सके। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against the contractors. 1845 जो बुनकरों ने सिलेसिया के एक रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सप्लाई देम रॉ मटेरियल, बुनकरों को वो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, और जो बुनकर थे वो उन्हें फिनिश्ड मतलब बने बनाए माल उन्हें वापस करते थे। इसी बीच पर इसी समय क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिड्यूस देयर पेमेंट, उनके पेमेंट को कम कर दिया। तो द जर्नलिस्ट विलहेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन द सिलेसिया विलेज एज फॉलो। जर्नलिस्ट विलहेम जो हैं वो उस इवेंट के बारे में जो कि सिलेसिया गांव में हुआ था उसको यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। तो वो घटना क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। इन द विलेज 18,000 लोग उस गाँव में थे। कॉटन वीविंग जो ऑक्यूपेशन था ये सबसे ज़्यादा था, यानी बुनकर लोग जो थे। पर बुनकरों का जो कंडीशन था काफ़ी ख़राब था, उनको रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसका एडवांटेज लेते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनके प्राइस को रिड्यूस कर दिया गुड्स का। दे ऑर्डर जिसका सामान
रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स, सामान जो बना के देते थे वो उनका दाम उन्होंने कम कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ऑन 4 जून 2 बजे के समय लार्ज क्राउड ऑफ जो वीवर्स थे इकट्ठा हो गए देयर होम्स एंड मार्च इन पेरिस, पेरिस की सड़कों पर मार्च किया, पेयर्स अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के सामने उन लोगों ने मार्च किया एंड डिमांडिंग हाई वेजेस, और हाई वेजेस की डिमांड करने लग गए। उनसे काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया वीवर्स के साथ। फॉलोइंग दिस ग्रुप ऑफ दैम, उस ग्रुप के कुछ लोग जो थे फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, और जो घरों में घुस गए, स्मैश द एलिगेंट्स विंडो पेन्स फर्नीचर एंड पोर्सिलेन, उन्होंने क्या किया, शानदार जो खिड़कियों के शीशे थे, फर्नीचर थे और क्रॉकरीज थी, वो सभी को तोड़ दिया। और जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुस गया, प्लंडर्ड, लूटपाट मचाई उन लोगों ने। सप्लाई ऑफ क्लोथ विच हैव टोर एंड शेड, उन जो क्लोथ रखे हुए थे उनको उन लोगों ने फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर फ्लैट विथ हिज फैमिलीज टू नेबरिंग विलेज, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो भाग गए नेबरिंग विलेज में। रिफ्यूज़ड हाउएवर रिफ्यूज़ टू शेल्टर सच अ पर्सन, लेकिन उस नेबरिंग विलेज में वहाँ उनको शेल्टर नहीं मिला। तो फिर इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे रिटर्न 24 आवर लेटर, वो सब के सब रिटर्न हुए 24 आवर के बाद, लेकिन आर्मी के साथ वो सब लोग आए। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, जहाँ की आने के बाद 11 वीवर्स को गोली मारी गई थी। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। Write a note on the Greek War of Independence first. Second, culture play an important role in creating the idea of nation in Europe. Justify this statement with 4 example. In the 1830 were the year of great economic hardship in Europe. Give reason. What was Romanticism? Who said these words? When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. Thank you, children.